आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 221। जय यह आवाज़ सुनकर उस तरफ देखता है तो पाता है कि उसी दुकान के पास बहुत सारी भीड़ आ रही है और उसी भीड़ में सबसे आगे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति जय की निगाहों को देखते हुए अंदाजा लगा लेता है कि वह किस तरफ देख रहा है और वह अपनी राय देता है। जय उसकी बात सुनकर एक पल के लिए कुछ भी कह ही नहीं पाता। उसकी इस चुप्पी को वह आदमी समझता है कि जय कोई नया बच्चा है जो कि इन पिल्स के बारे में नहीं जानता और उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वह कहता है, बच्चे, ये एक रैंक 2 की बूस्टिंग पिल है जिसके सेवन के बाद तुम्हें 10 मिनट तक कमजोरी महसूस होगी, लेकिन इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है और साथ ही ये मुसीबत के समय में तुम्हारी बहुत ही मदद कर सकती है। इसके रंग और आकार को देखकर मैं बता सकता हूँ कि यह 80% शुद्धता वाली पिल है। जय उसकी बात सुनकर खुद को हंसने से रोकता है। यह अगर 80% दक्षता वाली पिल है तो फिर कचरा खाने लायक हो सकता है। और क्या इससे केवल 10 मिनट की कमजोरी आएगी? इसे खाने के बाद किसी भी व्यक्ति की फाउंडे पूरी तरह तबाह हो जाएगी। जय के रोकने के बावजूद भी उसके चेहरे से एक हंसी तो छूट ही जाती है, जिसे सुनकर वह आदमी कुछ अच्छा महसूस नहीं करता और कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो बच्चे? अच्छा, तुम कीमत की सोच रहे हो तो ये पिल किसी एल्केमिस्ट से खरीदने पर तुम्हें 800 से 900 मैजिक स्टोन में पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें ये 200 मैजिक स्टोन में दिलवा सकता हूँ। वह आदमी अपने ही ताब में कहता है। उसे नहीं समझ आया था कि जय की हंसी शर्मिंदगी वाली नहीं बल्कि ताने वाली हंसी थी। वह उस आदमी की तरफ देखता है जो कि दुकान के उस तरफ बैठा हुआ था। वह आदमी नजरों का इशारा पाते ही कहता है, जी सर, आप तो हम सब के बीच एक भगवान जैसे हैं, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? मैं इस पिल को 200 मैजिक स्टोन में बेचने को तैयार हूँ। जय ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि यह सब क्या चल रहा है, लेकिन उसका इस सब से कोई भी लेना देना नहीं था, इसलिए वह कहता है, माफ़ कीजिए, लेकिन मैं नहीं कोई पिल खरीदना चाहता हूँ, नहीं आपकी सलाह। ये कहकर जय मुड़कर जाने लगता है, लेकिन उस आदमी को जय की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह अपने गुस्से को काबू करता है और फिर से महानता वाली एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाता है और कहता है, बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम कितना बड़ा मौका छोड़ रहे हो? अगर तुम इसे नहीं खरीदना चाहते तो इनमें से कोई भी इस पिल को खरीदने के लिए उतारू है। उसकी बात सुनकर पास में ही उसके साथ चल रहे आदमियों में से एक कहता है, श्यामदास जी, आप क्यों इस बच्चे को इतना मना रहे हैं? सुनो दुकानदार, मैं इस पिल के तुम्हें 250 मैजिक स्टोन दूंगा। ये कहकर वह अपनी जेब से एक पाउच निकालता है और फिर कहता है, लाओ, अब वह पिल मेरी हुई। जय इस सब चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और वहां से निकल जाता है। ये देखकर उस श्यामदास नाम के आदमी की आंखों में थोड़ा गुस्सा नजर आता है, जिसे वह गायब कर देता है और कहता है, आजकल के बच्चे अपनी ही धुन में रहते हैं और किसी की भी नहीं सुनते। ये कहकर वह भी मुड़ जाता है और अपने रास्ते पर चला जाता है। वहीं जय, जो कि वहां से निकल आया था, आसपास की दुकानों को देखता हुआ जा रहा था। राहुल और शिल्पा भी उसके पीछे ही थे। उन दोनों के चेहरों पर ही कुछ अलग भाव थे। उन्हें भी वह पुल कुछ खास लग रही थी, लेकिन वे जय की वजह से वहां पर कुछ बोले नहीं। राहुल जय से पूछता है, जय, तुमने वह पिल क्यों नहीं ली? नहीं, मेरा मतलब उस श्यामदास नाम के व्यक्ति का नाम है और वह अपनी चीजों को पहचाने जाने की काबिलियत के कारण ही जाना जाता है। जय ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और फिर मन ही कहता है, वह और चीजों को पहचान करने के लिए जाना जाता है। वह फिर जवाब देता है, नहीं, मेरा मन नहीं था। राहुल की कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वह आगे सवाल भी नहीं करता और जय के साथ ही वे भी बाजार के माहौल का आनंद लेने लगते हैं। 10 मिनट तक इसी तरह भटकते रहने के बाद जय को एक दुकान दिखती है जिसका ज्यादातर सामान बाकी की दुकानों के मुकाबले सही गुणवत्ता का था। वह उस दुकान पर जाकर अपनी औषधियों को छांटने लगता है जो कि उसे उस पिल को रिफाइन करने के लिए चाहिए। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, उसे सांप ने काट लिया है। श्यामदास जी, मेरे बच्चे को बचाए। इस वक्त एक रोती और परेशान आवाज़ सुनाई देती है और एक महिला अपने 10 से 11 साल के बच्चे को लेकर बाजार में भाग रही थी। उस बच्चे की त्वचा हल्की नीली पड़ी हुई थी और उसके होंठ बहुत ही गहरे नीले थे। वह महिला उसे अपनी गोद में लिए हुए किसी की तलाश कर रही थी। जय अपनी फेरी आइज की मदद से उस बच्चे की अवस्था को देखता है तो पाता है कि उसे त्रिवर्णी सांप द्वारा काटा गया है और उस बच्चे के पास केवल 10 मिनट हैं। इसलिए वह मदद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि उसकी नज़र उसी बुरे आदमी पर पड़ती है। वह आदमी उस महिला को रोकता है और फिर उससे कहता है, आप चिंता न करें, अब आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए वह उस बच्चे को पास की ही एक खाली टेबल पर रख देता है। वह फिर उसकी नब्ज को चेक करता है और उसकी आंखों को खोलकर देखता है। वह कुछ सोचता है और फिर उस महिला से पूछता है, इस बच्चे को कितनी देर पहले काटा गया था? जी, कुछ देर पहले वह और बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक से एक रंग बिरंगे सांप ने उसे काट लिया। वह महिला कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे एक पिल दे देता हूँ जो कि उसके जहर को निष्क्रिय कर देगी और बाकी भगवान की मर्जी। ये कहते हुए वह अपनी जगह से एक पिल निकाल लेता है और इससे पहले वह उस पिल को उस लड़के के मुंह में रख पाता एक आवाज़ आती है, तुम उसे मारना चाहते हो क्या? तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 222।
तुम उसे मारना चाहते हो क्या? जब श्यामदास नाम का वह व्यक्ति यह सुनता है तो वह रुक जाता है और आवाज की दिशा में देखता है। वह पाता है कि यह आवाज एक 18 से 19 साल के बच्चे के मुंह से आई है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसने थोड़ी देर पहले उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अरे ये लड़का कौन है जो श्यामदास जी के इलाज पर सवाल उठा रहा है? लगता है कोई नया लड़का है और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। सुन बच्चे, ये तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। हाँ, अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो तुम क्या जवाब दोगे? इससे पहले कि श्यामदास कुछ कह पाता आसपास के लोग जय को सुनाना शुरू कर देते हैं। जय उनके तानों को सुनता है और उसके चेहरे पर एक लाचारी वाली मुस्कान आ जाती है। राहुल आगे आता है और जय से कहता है, जय तुम क्या कर रहे हो? वैसे भी अगर ये लोग तुम्हारी नहीं सुनना चाहते तो तुम क्यों बोल रहे हो? राहुल की बात को जय अच्छी तरह समझता था। वह लड़का कौन सा उसका रिश्तेदार था? अगर ये लोग नहीं चाहते तो वह कौन होता है बीच में पड़ने वाला? वह चुपचाप पीछे हट जाता है। ये देखकर श्यामदास के चेहरे पर एक ताने वाली मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, बच्चे तुम्हें अपनी काबिलियत का अंदाजा होना चाहिए और उन जगहों पर नहीं बोलना चाहिए जहां पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं हो। जय इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वह चुपचाप एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जब वह पीछे हट जाता है तो श्यामदास को रोकने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए वह उस पिल को उस बच्चे के मुंह में डाल देता है। वह पिल उस बच्चे के मुंह में जाने के बाद गल जाती है और उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस पिल के गलने के 2 मिनट बाद उस बच्चे के हाथ में कुछ कंपन होता है और फिर उसकी पलकें झपकती हैं। ये देखकर आसपास के लोग तुरंत श्यामदास की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। देखा, मुझे तो पता था कि श्यामदास जी के होते हुए उस बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। पता नहीं वह बच्चा कहाँ से आ गया था। अब वह कहाँ है? हाँ, वो रहा। देखा बच्चे, अभी तुम छोटे हो इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, वरना हाँ, कोई भी दुकानदार इस बच्चे को अपनी दुकान से सामान मत देना, वरना ये श्यामदास जी का अपमान होगा। सभी लोग फिर से जय को ताना मारना शुरू कर देते हैं। ये इंसानी प्रवृत्ति है कि जब उन्हें किसी को अपनी तरफ करना हो तो वे अपने आप ही उसके सामने वाले की बुराई करना शुरू कर देते हैं। जय इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था और उसके होठों पर एक मुस्कान भी थी जो इस पूरे समय के दौरान एक पल के लिए भी गायब नहीं हुई थी। उस मुस्कान की वजह से श्यामदास थोड़ी गड़बड़ महसूस करने लगता है और तभी उस बच्चे की खांसी की आवाज़ आने लगती है और उसके मुंह से नीले रंग की लार गिरने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वह महिला जो कि अपने बच्चे के इलाज के लिए आई थी श्यामदास जी की तरफ देखकर रोने लगती है। वहीं श्यामदास के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह घबराने लगता है। वह आसपास देखता है और इस चीज़ से बचने के लिए कुछ सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र जय पर जाती है और वह कहता है, बच्चे बता, तूने क्या बुरा तरीका अपनाया है? इस बच्चे की ऐसी हालत तेरी वजह से ही है ना? कोई भी व्यक्ति श्यामदास पर शक करने की हिम्मत नहीं करता और सीधा जय की तरफ देखते हैं। वहीं वह महिला अपने बच्चे की हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है। जय ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर उसकी मुस्कान एक गुस्सैल और कातिलाना मुस्कान में परिवर्तित हो जाती है, जिसे देखकर आसपास के लोग अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। उनमें से कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुम कह रहे हो ये मेरी वजह से है, जबकि मैंने पहले ही मना कर दिया था। वह पिल उस बच्चे की हालत बिगाड़ेगी, लेकिन तुम सभी घमंडी और अपनी ही अंधविश्वास की धुन में लगे हुए लोग मेरी नहीं सुनी और अब मुझे ही देख रहे हो। तुम लोगों को देखकर मुझे सच में बहुत ही घिन आती है। वह फिर श्यामदास की तरफ देखता है और फिर कहता है, तुम 2 कौड़ी के एल्केमिस्ट जो कि 2 अक्षर क्या पढ़ लिए आ गए अपना प्रचार करने के लिए। माना डिटॉक्सिफाइंग पिल जहर के इलाज के लिए जानी जाती है, लेकिन दुनिया में सारे जहर लिंगा प्रवृत्ति के नहीं होते। डिटॉक्सिफाइंग पिल लिंगा प्रवृत्ति के जहरों के इलाज के लिए होती है, लेकिन इस बच्चे के शरीर में फैला जहर ओनी प्रवृत्ति का था और तुम्हारी पिल की वजह से उसके फैलने की दर और भी बढ़ गई है और अब उसके पास केवल 3 मिनट हैं। श्यामदास जो कि यह सब सुन रहा था, जय के ज्ञान को देखकर हैरान हो जाता है और साथ ही उसके अंदर घबराहट भी आने लगती है। अब तक सभी लोगों की नज़र उसकी तरफ हो गई थी। वह भी थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद जय का तुक्का लग गया है। वह कहता है, बच्चे तुम क्या ही जानते हो लिंगा प्रवृत्ति के अलावा और कौन सा जहर होता है? तुमने नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि नहीं होता। एक एल्केमिस्ट और डॉक्टर के तौर पर तुम्हें सबसे पहले उसके लक्षणों को देखना था। उसका शरीर भले ही नीला है, लेकिन वह ठंडा होने के बजाय गर्म है और उसके पैर के नीचे रक्त जमा हो रहा है, जो कि बाकी के जहरों से अलग है। यही काफ़ी था अंतर देखने के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए और भी बता देता हूँ। उस बच्चे की आंखों को देखो, उसकी आंखों के नीचे एक लाल रंग फैल रहा हो जो कि एक ज्वाला को दर्शाता है। और वह रंग बिरंगा सांप कोई सतरंगी सांप नहीं था जिसने इस बच्चे को काटा था, बल्कि वह त्रिवर्णी सांप था जो कि उस प्रजाति का एक परिवर्तित रूप है और बहुत ही दुर्लभ भी होती है। उसका जहर ओनी प्रवृत्ति का होता है। जय की बातों को सुनकर सारी जनता बच्चे को देखती है और पाती है जय के सारे बताए गए निर्देश बिल्कुल सटीक हैं। वहीं जय के पीछे राहुल और शिल्पा जय के एल्केमी की गहराई को देखकर दंग रह जाते हैं। इस वक्त उनका चेहरा पूरी तरह खुला हुआ था। जय अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, लेकिन तुम लोग इसी के जैसे एक डॉक्टर को डिजर्व करते हो।
अगर कोई व्यक्ति इलाज करने में सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अंधभक्त बन जाओ। मैंने उस वक्त रोका था, तब तुम लोग मेरी बात सुन सकते थे, लेकिन इस बार जय अपना सर हिला देता है और फिर राहुल और शिल्पा की तरफ मुड़कर जाने के तैयार हो जाता है। तभी उसके सामने वह महिला भागते हुए आती है और कहती है, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए, इस सब में उसकी क्या गलती। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह महिला दिखने में बुरी नहीं थी और वह अभी अपनी 30 साल की अवस्था में ही थी। आंतरिक ऊर्जा की वजह से यहाँ के लोग, चाहे वो आम लोग ही क्यों न हो, वे भी 300 से 400 साल तक जीते हैं। इस कारण उनकी शारीरिक अवस्था बहुत ही समय में परिवर्तित होती है। जय उस महिला की हालत देखकर रुक जाता है। वह महिला रो रो कर बहुत ही बुरी हालत में पहुंच चुकी थी। जय को कुछ न कहते देखकर वह महिला अपने घुटनों पर बैठने ही वाली होती है कि जय उसे रोकता है और कहता है, अरे ये आप क्या कर रही हैं? मैं देखता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं। मेरे बस में जो होगा मैं करूँगा, लेकिन अगर मेरे बस के बाहर हुआ तो फिर मैं माफ़ी चाहूँगा। जय उस महिला को झुकने से रोकता है और कहता है। वह फिर उस बच्चे की तरफ मुड़ता है और उसके पास जाता है। वह उसकी नब्ज को पकड़ता है और कुछ जांच करता है। इसके बाद वह कहता है, क्या मुझे चांदी की सुइयां मिल सकती हैं? जय की बात सुनकर एक दुकानदार तुरंत अपनी दुकान से एक बॉक्स ले आता है जिसमें बहुत सी चांदी की सुइयां थी। जय उन सुइयों को लेकर वो बच्चे के तृतीय चक्र पर लगा देता है। ऐसा करते ही उसके मुंह से नीले रंग का झाग निकलना बंद हो जाता है। इसके बाद वह उस बच्चे के बाकी के सारे ऊर्जा केंद्रों को खोजता है और फिर उनमें उन सुइयों को चुभो देता है। अरे वाह, ओनी लिंगा यह ऊर्जाओं के विभाजक हैं जो कि चीनी संस्कृति के यिन यांग की तरह हैं। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 223। जय उस महिला की विनती पर उस बच्चे का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कुछ सुइयों की मदद से सबसे पहले जहर के फैलाव को रोकता है, फिर उस बच्चे के ऊर्जा बिंदुओं को भी उन सुइयों की मदद से चुभोता है। ये सुइयां बहुत ही ध्यान से और विनम्रता से चुभोई गई थी, क्योंकि एक भी गलती उस बच्चे के ऊर्जा बिंदु को तबाह कर सकती थी। जय इसके बाद भीड़ की तरफ देखता है। उसे अभी कुछ महसूस हुआ था, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वह फिलहाल इस चीज़ से ध्यान हटाता है और उस बच्चे पर ध्यान लाता है। इस वक्त भीड़ में सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक बूढ़ा आदमी जय की गति को महसूस कर उसकी तारीफ में बड़बड़ाता है। अरे वाह, एक झलक में उसने मुझे पकड़ ही लिया था। इतना तेज सॉल्व फॉज और उसकी तकनीक भी बहुत ही उन्नत है। मुझे इस बच्चे को अपनी तरफ करना ही होगा। इसके बाद वह जय की सारी प्रक्रिया पर गौर करने लगता है। जय, जो कि इस आदमी को नहीं पकड़ पाया था, उस बच्चे के इलाज में लग जाता है। वह उन सुइयों को चुभोने के बाद अपना हाथ आगे करता है और तुरंत उसके हाथ में आग लग जाती है। ये देखकर आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। राहुल और शिल्पा, जो कि दूर खड़े थे, वे भी हैरान हो जाते हैं। इनर फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उन दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है। इनर फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले ग्रैंड मास्टर स्टेज पर पहुंच होता है। उसके बाद ही उसका इनर फोर्स ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है और वह उसकी मदद से अपने आसपास की चीज़ों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जय के हाथ में उस ज्वाला को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बिना इनर फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ये संभव ही नहीं। जब वे सभी यह सोच ही रहे थे, तभी एक आवाज़ आती है। यह इनर फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि वह अपने सोल फोर्स की मदद से उस बीस्ट फायर को काबू कर रहा है। राहुल, शिल्पा और जय तीनों ही इस आवाज़ को सुनकर उस दिशा में देखते हैं तो वे पाते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपना हाथ पीछे करे हुए उनकी तरफ ही आ रहा है। वह आदमी कहता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं एक जीनियस से मिल जाऊँगा। तुम अपना काम कर सकते हो, मैं तो बस यहाँ पर अपना समय व्यतीत करने के लिए आया हूँ। उनमें से कोई भी उस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन उसके शरीर से निकल रही आभा से अंदाजा लगा सकते थे कि वे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वहीं राहुल और शिल्पा ने उस व्यक्ति को पहचान लिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने उन दोनों को इशारा कर कुछ भी कहने या बोलने से मना कर दिया था। वहीं राहुल और शिल्पा उनका इशारा पाकर चुप हो जाते हैं और जो वे उस व्यक्ति को ग्रीट करने वाले थे नहीं करते। वे जय की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में थोड़ी सी जलन और बहुत ज़्यादा सम्मान था। वे जय की प्रतिभा को देखकर सच में हैरान हो गए थे। जय उस तरफ से ध्यान हटाकर अपने काम में लग जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पल था और इसी पल कोई भी गलती नहीं की जा सकती थी, वरना वह बच्चा तुरंत मारा जाएगा और जय की सॉल भी डैमेज हो सकती है। वह अपनी फायर एनर्जी को कंट्रोल करता है और उसे उन सुइयों से होते हुए उस बच्चे के ऊर्जा केंद्रों में भेजता है। वह ऊर्जा जैसे ही उस बच्चे के ऊर्जा केंद्रों में प्रवेश करती है, वे उन ऊर्जा केंद्रों को तबाह करने की कोशिश करती है, लेकिन जय तुरंत उस फ्लैम को काबू कर उसे बिल्कुल ही बराबर ताकत पर व्यवस्थित करता है, जिससे वे ऊर्जा केंद्र तबाह न हो। वह फिर उस ऊर्जा को उस लड़के के शरीर में इधर से उधर फैलाता है और उस जहर को जलाने लगता है। वह अपनी फेरी आइज और सॉल पावर की मदद से उस लड़के के शरीर में पूरी तरह देख पा रहा था। वह अपनी और उस बच्चे के शरीर में मौजूद जहर की हर एक हरकत को देख पा रहा था। वह जहर उसकी फ्लैम के संपर्क में आते ही गायब हो रहा था।
और कुछ ही समय में उस बच्चे के शरीर से ठंडा और नीला धुआं निकलना शुरू हो जाता है और उस बच्चे के शरीर का नीला रंग गायब होना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया करीब 15 मिनट के लिए चलनी थी, इसलिए जय एक सॉल्ट स्टोन निकालता है और उसे अपने दूसरे हाथ से मसल देता है, जिससे उस स्टोन की ऊर्जा जय के शरीर में प्रवेश करती है और उसकी खत्म हो रही ऊर्जा वापस से भर जाती है। वहीं जब वह एल्केमिस्ट उस स्टोन को देखता है तो वह दंग रह जाता है। वह स्टोन एक बहुत ही दुर्लभ सॉल्ट स्टोन था जो कि बहुत सारे हथियार और पिल्स के लिए सहायक पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। ये इतना भी दुर्लभ नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत करीब 10,000 मैजिक स्टोन जितनी होती है। वह जय के उस स्टोन को उपयोग करने के तरीके से हैरान था, क्योंकि इन स्टोन्स को ज़्यादातर सॉल्ट चार्जिंग मशीन के द्वारा उपयोग किया जाता था, लेकिन जय के इस तरह के उपयोग से उसका हैरान होना जाहिर था। करीब 15 मिनट बाद जय का काम खत्म हो जाता है और वह उन सुइयों को एक झटके के साथ बाहर निकाल लेता है। जैसे ही ऐसा होता वह बच्चा एक जोरदार खांसी लेता है और उसी खांसी के साथ एक नीला पदार्थ बाहर निकलता है, जो कि जमीन पर गिरते ही जलाने जैसे ही आवाज़ निकालता है। ये देखकर आसपास के लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और अंत में वे समझ जाते हैं कि जय सच में एक होनहार और जानकार डॉक्टर है। वे अपनी पिछली हरकत को याद करते हैं और उनका चेहरा शर्म से लाल होने लगता है। वे जय से आंख भी नहीं मिला सकते थे। जय उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उस महिला की तरफ जाता है और कहता है, आपका बच्चा अब पूरी तरह से ठीक है, उसे 2 मिनट में होश आ जाएगा। और हाँ, उसे किसी भी तरह की ठंडक वाली चीज़ नहीं खिलानी है और जितना हो सके उसे ज़्यादा ऊर्जा वाला खाना खिलाने की कोशिश करें। वह महिला जय को सुनकर फिर से रोने लगती है, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। वह तुरंत घुटनों पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन जय उसे रोक लेता है और कहता है, आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। आपको मुझे इतना महान बनाने की ज़रूरत नहीं है। वह महिला जय की बात सुनकर फिर आगे नहीं झुकती और पूछती है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम जय है, जय कहता है। वह महिला फिर अपने पास से एक छोटा सा थैला निकालती है और कहती है, मेरा इस ज़िंदगी में इस बच्चे के अलावा कोई भी नहीं है। आपने उसकी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं उस एहसान को नहीं चुका सकती, लेकिन फिर भी ये मेरी तरफ से। लेकिन इससे पहले वह महिला उस पाउच को जय की तरफ बढ़ा पाती, जय उसके हाथ को रोक देता है और कहता है, आपको ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति, इस तरह रह पाना आसान नहीं होता। ये कहकर जय उसे आगे कोई भी मौका नहीं देता और चुपचाप राहुल और शिल्पा के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं जय के आखिरी शब्दों को सुनकर वह महिला दंग रह जाती है और फिर उसके चेहरे एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन ये मुस्कान कोई दुख वाली या फिर दया वाली नहीं बल्कि थोड़ी नटखट थी। वह बड़बड़ाती है, मेरी चोरी पकड़ ली, वाह तुम कुछ भी हो लेकिन साधारण तो नहीं हो बच्चे। वह महिला कहती है और फिर उस बच्चे जो कि सो रहा था उस पर ध्यान लाती है। उसे देखकर उसकी आंखों में एक विनम्रता आ जाती है जो दर्शाता है कि उस बच्चे के प्रति उसकी भावनाएं झूठी नहीं है। वह लड़का जल्दी ही होश में आ जाता है और कहता है, मम्मा मम्मा क्या हुआ मेरे प्यारे गुड्डे को? वह महिला कहती है, मम्मा। वह लड़का कहता है और उस महिला को गले लगा लेता है। वह महिला भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है और फिर उसे लेकर बाजार से बाहर निकल जाती है। जय जो कि उस जगह से निकल आया था फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देता है और वापस से उस दुकान पर आ जाता है जहां से वह सामान ले रहा था। तुम्हारी नज़रें काफ़ी तेज हैं, ये औषधियाँ सच में उन्नत किस्म की हैं। इस वक्त जय के पीछे से एक आवाज़ आती है जो कि जय, राहुल और शिल्पा का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 224। जय उस बच्चे का इलाज कर वापस से पहले वाली दुकान पर आ जाता है जहां पर वह पहले औषधियों को खरीद रहा था। उसे सॉल स्ट्रेंथनिंग पिल और इनर वर्ल्ड पिल के लिए औषधियां खरीदनी थी, क्योंकि ये दोनों ही पिल उसकी जगह पर पूरी तरह से गायब थी और इन्हें बनाने के लिए जिन औषधियों की जरूरत थी वे भी आसानी से नहीं मिलती थी। काफ़ी तेज नज़र है तुम्हारी बच्चे। इस वक्त जय को अपने पीछे से आवाज़ आती है। जय इस आवाज़ को सुनकर पीछे देखता है। वह पाता है कि उसके पीछे से एक बूढ़ा आदमी आ रहा है जिसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन उसका पूरा शरीर पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ था। उसकी दाढ़ी का एक एक बाल सफ़ेद हो चुका था और वह समय की मार सहने वाले आभा रिलीज कर रहा था, मानो वह बूढ़ा नहीं हुआ हो बल्कि समय ने उस बूढ़ा बना दिया हो। जय को देखकर उसकी आंखों में इस वक्त हैरानी और ताजुब दोनों ही था। जय अपनी फेरी आइज की मदद से उस आदमी को देखता है तो पाता है कि उसके शरीर की एनर्जी बहुत ही तेज रोशनी के साथ चमक रही थी जो कि नीली रंग की थी। जय उसे 2 सेकंड से ज़्यादा देख भी नहीं पाता। ये देखकर जय हैरान हो जाता है। उसने कुछ ही देर पहले सिटी लॉर्ड की इनर स्ट्रेंथ की भी जांच की थी, लेकिन ये स्तर तो वो भी नहीं हासिल कर पाए थे। जय इस बात से इतना तो समझ गया था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति तो नहीं। इसके साथ ही जय बहुत ही ताकतवर सॉल स्ट्रेंथ आत्मशक्ति भी महसूस कर पा रहा था। तुम्हें इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस गुजर रहा था तो बस तुम्हारा इलाज करने का तरीका देखकर तुमसे मिलने आ गया। वैसे उस तकनीक का नाम क्या था जिससे तुमने उस बच्चे की जान बचाई?
सीनियर, ये जूनियर बस एक छोटा सा एल्केमिस्ट है। वह तकनीक मेरे मास्टर ने मुझे अपने शुरुआती दिनों में सिखाई थी, उसका नाम दी बर्निंग नीडल्स है और वह कोल्ड पॉइजन्स के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। जय ग्रीट करते हुए कहता, बर्निंग नीडल्स, खैर क्या मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में जान सकता हूँ? मैं भी जानना चाहूँगा कि वह कौन से महान व्यक्ति हैं जिन्होंने तुम जैसे शिष्य को बनाया है। वह व्यक्ति कहता है, मेरे मास्टर पहाड़ों में रहते हैं और उन्हें दुनिया से कोई भी वास्ता नहीं है। उन्होंने 2 साल पहले ही मुझे बाहरी दुनिया का अनुभव लेने के लिए भेज दिया था और अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जय कहता है, ओह, तो क्या तुम एल्केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़ने के इच्छुक हो? वह व्यक्ति अचानक से पूछता है। जय ये सवाल सुनकर दंग रह जाता है। वह सामने वाले व्यक्ति को देखता है और सोच में पड़ जाता है। ये देखकर वह व्यक्ति कहता है, बच्चे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा एसोसिएशन अपने मेंबर्स की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता है और तुम मेंबर बनने के बाद एल्केमिस्ट एसोसिएशन से औषधियों की मांग कर सकते हो और तुम्हें छूट का भी फायदा मिलेगा। जय की झिझक को देखकर वह व्यक्ति अचानक से कहता है। वहीं जय ये सुनता है तो कहता है, सीनियर, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। ये सुनकर वह व्यक्ति अपना सर हिलाता है और फिर कहता है, ठीक है बच्चे। वह फिर एक टोकन निकालता है और उसे जय की तरफ उछाल देता है। जब भी तुम एसोसिएशन में जाओ ये टोकन दिखा देना, वो तुम्हें सीधा रैंक 2 का टेस्ट लेने के लिए अनुमति दे देंगे। जय उस टोकन को रख लेता है और कहता है, धन्यवाद सीनियर, मैं जरूर आऊँगा। वह व्यक्ति और कुछ नहीं कहता और चला जाता है। जय उसे जाते हुए देखता है और फिर टोकन को देखता है। उस टोकन पर एक छड़ी पर 2 सांप चढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ एक पिलफनेस बना हुआ था। उस पर 6 सितारे बने हुए थे और एक ताज का निशान भी लगा हुआ था। जय उस टोकन को अपने पास रख लेता है और फिर से उन औषधियों को चुनने लगता है। वहीं राहुल जो कि पास में खड़ा था कहता है, जय तुम मार्शल आर्ट्स में तो अव्वल हो ही, लेकिन एक एल्केमिस्ट भी हो। आखिर तुम्हारे पास इतना तेज दिमाग कैसे है? जय कुछ नहीं कहता, बस एक मुस्कान दे देता है। वहीं शिल्पा की आंखों में भी कुछ हैरानी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है। जय जल्द ही अपनी शॉपिंग पूरी कर लेता है और इसी दौरान उसे ये भी पता चल जाता है यहाँ पर भी कुछ लोगों के पास स्पेस स्टोरेज चीज़ें हैं, जैसे कि बैगन, गुंथी, कड़े आदि। लेकिन ये सभी के पास नहीं थे, जो दर्शाता था कि केवल उच्च वर्ग के लोगों के पास ही इस तरह की चीज़ें हैं। वह अब अपने स्टोरेज रिंग को भी नहीं छुपाता और उन सारी औषधियों को एक अलग स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। जब राहुल और शिल्पा ये देखते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। राहुल कहता है, जय भाई, क्या यह एक स्पेस आइटम था और वो भी स्टोरेज रिंग? हाँ। जय कहता है, उसे नहीं पता था कि इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। क्या आपके पास सच में अपना खुद का स्टोरेज आइटम है? राहुल हैरानी से पूछता है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? जय पूछता है, उसे सच में नहीं पता था कि इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, ये केवल एक स्टोरेज आइटम ही तो है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब उसके पास पहली बार स्टोरेज रिंग आई थी तब उसके उम्र किसी भी लड़के के पास स्टोरेज रिंग नहीं थी। यह उसकी दुनिया में भी था, लेकिन जय को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वह इस बात से अनजान था। आपको पता भी है, पिताजी ने अभी तक मुझे भी स्टोरेज आइटम नहीं दिया है, लेकिन आपके पास अभी से यह चीज़ है। सच में आपका बैकग्राउंड कमज़ोर नहीं लग रहा, राहुल जलन के साथ कहता है। और जलन वाली बात ही थी। राहुल उम्र में जय से बड़ा ही बैठेगा, लेकिन जय के पास स्टोरेज आइटम था पर उसके पास नहीं। वहीं शिल्पा जो कि पास में खड़ी थी वह भी थोड़ी हैरान थी। ये देखकर जय कहता है, किसने कहा? मैंने शिल्पा को जो है पिन दी थी वह एक स्टोरेज आइटम ही था। नहीं तो तुम चेक कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी एक स्टोरेज रिंग दे सकता हूँ। वैसे भी ये मेरी कौन सी है? क्या? शिल्पा और राहुल दोनों ही एक साथ कहते हैं। शिल्पा तुरंत अपनी सोल एनर्जी से उस पिन को देखती है तो सच में वह एक स्टोरेज आइटम था, जिसकी वजह से वह थोड़ा हैरान हो जाती है और उस हेयर पिन को वापस करने ही वाली होती है कि जय कहता है, ये चीज़ें मैंने ही रिफाइन की थी। उस वक्त मास्टर ने मुझे नई नई टेक्निक सिखाई थी और मेरे पास स्पेस स्टोन पड़े हुए थे, जिसकी मदद से मैंने ये स्टोरेज रिंग्स बनाई। और वह हेयर पिन, ये कड़ा और बाकी के बहुत से आभूषण। इसके बाद वह अपनी स्टोरेज रिंग से एक कड़ा निकालता है जो कि थोड़ा मोटा था और एक दबाव वाली आभा रिलीज कर रहा था। वह कड़ा जय ने रिफाइन किया था जब उसे नई नई फायर मिली थी। उसमें उस फ्लैम लोइन की ब्लड लाइन को जोड़ा गया था, जिस वजह से वह इतना दबाव रिलीज कर रहा था। जय उस कड़े को राहुल को दे देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए कीमत 5000 मैजिक स्टोन। जय कहता है। ये सुनकर राहुल हैरान हो जाता है। इस तरह के यंत्र की कीमत किसी ऑक्शन में 50,000 से 60,000 मैजिक स्टोन तक जाती, लेकिन जय उसे केवल 5,000 मैजिक स्टोन में बेच रहा है। लेकिन फिर वह मजाक करते हुए कहता है, क्या जय भाई, शिल्पा को फ्री में और मुझसे पैसे नहीं, तोहफे सिर्फ सुंदर लड़कियों को दिए जाते हैं। जय मजाक करते हुए कहता है। वहीं जय की बात सुनकर शिल्पा का चेहरा लाल हो जाता है और जय और राहुल दोनों ही हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में वे बाजार से बाहर निकल जाते हैं। बाजार के बाहर निकलते ही मानो वे अलग ही दुनिया में आ गए हों, चारों ओर शांति फैल जाती है। बाजार के भीतर की आवाज़ और बाहर की शांत एक दूसरे के पूरे विरोधाभास में थी। वे तीनों फिर एक दिशा में जाने लगते हैं जहां पर एक अच्छा सा भोजनालय हो,
क्योंकि जय और राहुल के पेट से आवाज आने लगी थी। वही भूख शिल्पा को भी लग रही थी, लेकिन वह बोलने वाली तो थी नहीं। वे तीनों पास में ही मौजूद एक होटल में जाते हैं जो कि सबसे अच्छा सा दिख रहा था। उनके भीतर प्रवेश करते ही एक वेटर उनका स्वागत करता है और पूछता है, वेलकम सर, आप यहाँ पर कौन सी क्लास में खाना पसंद करेंगे? कौन सी क्लास मतलब? जय पूछता है। उसे नहीं पता था कि यह वेटर किस क्लास की बात कर रहा है, उसने तो आज तक होटल में कुर्सी पर बैठकर खाना देखा था। राहुल ये देखकर अपना सर हिलाता है और कहता है, जाओ VIP क्लास में जाकर हमारे लिए एक कमरा तैयार करो। जी आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं सर, VIP क्लास में हमारे पास केवल एक ही कमरा बचा है और वो कमरा मेरा है। इस वक्त एक घमंडी आवाज आती है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 225। जय, राहुल और शिल्पा पास के ही होटल में जाकर खाना खाने के लिए अपना रूम बुक कर रहे थे। होटल में इस वक्त केवल एक ही VIP क्लास का रूम बचा हुआ था और वे उसे बुक कर रहे थे। तभी उनके पीछे से आवाज आती है, और वो कमरा मेरा है। वे तीनों उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़ जाते हैं और पाते हैं कि पीछे से एक सुनहरे बाल वाला लड़का आ रहा है। उसके साथ ही कुछ लड़के भी आ रहे हैं जो कि कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। अरे हाँ, वे वही लोग थे जो राहुल के पीछे लगे हुए थे। वे सभी राहुल को देखकर एक घमंडी नजर देते हैं और अपने सामने चल रहे लड़के की तरफ इशारा करते हैं। वह आगे चल रहा लड़का 20 से 22 साल का लग रहा था। उसके बाल पूरी तरह सुनहरे थे और उसकी आंखों में घमंड साफ देखा जा सकता था, मानो उसकी नजरों में कोई और कुछ भी नहीं हो। वह थोड़ा सुंदर था और एक बहुत ही नोबल फैमिली के यंग मास्टर की आभा रिलीज कर रहा था। राहुल उसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और शिल्पा की तरफ देखता है। शिल्पा भी कुछ इसी तरह थी, वह भी राहुल की तरफ देखती है और राहुल वेटर से कहता है, ठीक है तो तुम कोई भी सेकंड क्लास का रूम तैयार कर सकते हो। जय ये देखकर हैरान हो जाता है, क्या ये वही घमंडी यंग मास्टर है जो कि उस जंगल में इन लोगों को सबक सिखा रहा था? वह सामने वाले लड़के को देखता है और उसको अपनी फेरी आई से भी परखता है तो पाता है कि वह एक लेवल ऊपर का योद्धा है, यानी कि एक चरण वाला ग्रैंड मास्टर। लेकिन उसकी एनर्जी के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। जब जय ध्यान से देखता है तो पाता है कि ये दिक्कत किसी पिल की वजह से है। सामने वाले लड़के ने अपने लेवल को जल्दी बढ़ाने के लिए किसी पिल का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उसका लेवल तो बढ़ गया लेकिन उसकी कल्टीवेशन क्षमता क्षरित हो गई, जो कि उसको आगे नुकसान पहुंचाएगी। वहीं वह लड़का जल्दी ही उन लोगों के सामने पहुंच जाता है। वह अपने सामने देखता है और कहता है, ओए हो, ये तो यंग मास्टर राहुल है ना? क्यों, क्या हुआ यंग मास्टर? अब आप इतने घमंडी नहीं हैं जितने मेरे लोगों के सामने बन रहे थे। राहुल उसका कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर वह लड़का हंसता है और कहता है, राहुल याद रखना, अगर आगे से तुमने मेरे लोगों से कोई भी पंगा लिया और मेरे बारे में कुछ भी कहा तो फिर तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा। आखिर तुम्हारा होने वाला जीजा हूँ मैं। राधे औकात में रह, मेरी बहन के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि तुझ जैसे के साथ नाम जोड़े और हमें पीछे हट रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझसे लड़ने से डरता हूँ, मैं बस अपने दोस्त को कोई भी परेशानी नहीं देना चाहता था। और तू बस 1 साल रुक, फिर देखूंगा कि तुझमें ये सब बोलने की हिम्मत बचेगी भी कि नहीं। राहुल अचानक से टूट पड़ता है, जिसे देखकर पहले तो वह लड़का हैरान हो जाता है, फिर गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में हंसने लगता है, लेकिन इस वक्त कोई और भी हंस रहा था। वह जय था। वह हंसते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें कोई बीमारी हो गई है, लेकिन शुक्र है तुम ठीक हो। ये हुई ना बात, ये है तुम्हारी वाला रूप। जय की बात सुनकर राहुल भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। राहुल का पहला रूप जय के सामने इसी तरह का आया था। वही वह लड़का जय की हंसी सुनकर उसे नोटिस करता है और फिर गुस्से में कहता है, तू कौन है वे? जय इसका जवाब दे पाता इससे पहले ही राहुल के दिमाग में कुछ आता है और वह कहता है, ये मेरे जीजा हैं और मेरी बहन के होने वाले पति समझे। जय ये सुनकर हैरानी से राहुल को देखता है। उसे नहीं पता था कि राहुल उसे इस तरह फंसा देगा। वही शिल्पा भी ये सुनकर हैरान हो जाती है और अपने भाई को देखती है। वह मन ही मन सोच रही थी, भाई तूने सिर्फ एक कड़े की खातिर अपनी बहन को बेच दिया। लेकिन वह भी मना नहीं करती, वह भी जय को सबक सिखाना चाहती थी। आखिर जय की हिम्मत कैसे हुई उसका फ़ायदा उठाने की। वह कहती है, हाँ मैं जय को पसंद करती हूँ और मेरे पिता ने भी हाँ कर दी है। जय ये सुनकर हैरानी से शिल्पा की तरफ देखता है और शिल्पा उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा देती है और अब वह मुस्कान ताने वाली थी या फिर प्यारी, यह जय नहीं समझ पा रहा था। वहीं वह लड़का राधे ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है। वह कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? एक बार में सुनाई नहीं दिया क्या? लेकिन मैं दोबारा नहीं कहने वाला। राहुल ऐंठते हुए कहता है। ये सुनकर राधे का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, लेकिन वह राहुल और शिल्पा को कुछ भी नहीं कह सकता था। वह जय की तरफ अपना रुख करता है और कहता है, क्या ये सच है? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, अगर ये दोनों कह रहे हैं तो। जय थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है, क्योंकि वह अभी तक उस जानकारी को प्रोसेस कर रहा था जो कि उसके दिमाग में गई थी। किस तरह वह एक ही पल में किसी का होने वाला पति बन गया। लेकिन राधे का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वह कहता है, सुन वे, मैं तुम्हें शांति से समझा रहा हूँ, शिल्पा सिर्फ मेरी है।
लेकिन इससे पहले वह अपनी बात पूरी कर पाता उसे एक बहुत ही ताकतवर झटका लगता है और वह फिकते हुए पीछे चला जाता है। जय कहता है, दो बातें, पहली मुझे धमकी पसंद नहीं और दूसरी कोई भी अगर मुझे उंगली दिखाकर बात करता है तो फिर वहाँ पर बात होने का कोई विकल्प ही नहीं बचता। और हाँ, शिल्पा के बारे में कुछ भी मत कहना, इस तरह जबरदस्ती किसी के सर पर चढ़ने की बजाय दिल जीतो तो मानूं। जय की किक से राधे काफी दूर जाकर गिरता है और जब वह सही हालत में पहुंचता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह जय की तरफ इस तरह देखता है मानो वह उसे खा जाएगा। वह चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहते हुए वह उठ जाता है और अपने ग्रैंड मास्टर स्टेज के पहले चरण का ऑरा रिलीज करता है, जिसे देखकर राहुल और शिल्पा हैरान हो जाते हैं और वे जय के लिए परेशान भी हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि राधे ग्रैंड मास्टर स्टेज पर पहुंच गया होगा। राहुल आगे बढ़कर जय से कहता है, जय क्यों ना हम यहाँ से चलते हैं, वह ग्रैंड मास्टर पर है और तुम अभी मास्टर हो, भले ही तुम अपनी रैंक को पार कर लड़ सकते हो लेकिन वह एक पूरी स्टेज ऊपर है। जय ये सुनकर राहुल की तरफ मुड़ता है और उसके सर पर मारते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तुम अपने जीजा का नाम लोगे? राहुल अपने सर पर हाथ फेरता है और जय की तरफ देखता है। आखिर ऐसे समय में ये लड़का मजाक कैसे कर सकता है, कहीं उसने मजाक को गंभीर तो नहीं ले लिया, लेकिन फिर भी गंभीर ले भी लिया हो तो भी। ये सारे ख्याल शिल्पा और राहुल के दिमाग में आने लगते हैं और शिल्पा का चेहरा लाल हो जाता है। वही राधे जो पहले से गुस्सा था जय को उसको नज़रअंदाज करते हुए देखकर और भी गुस्सा हो जाता है। वह तुरंत आगे बढ़ता है, अपने पंच में इनर स्ट्रेंथ का एक बवंडर बनाकर वह जय पर हमला कर देता है। जय जो कि राहुल और शिल्पा से ज़्यादा दूर नहीं था, अपनी एयर वैक्यूम तकनीक की मदद से उन दोनों को खुद से दूर करता है और फिर एक पंच बनाकर उससे राधे के पंच का सामना करता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। उन दोनों की ही ताकत कम नहीं था, खासकर उनमें से एक तो ग्रैंड मास्टर रैंक पर था। ग्रैंड मास्टर रैंक का योद्धा मिलिट्री में एक मेजर पोस्ट पर होता है, तो आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हैं। तुरंत कमरों में बैठ व्यक्ति बाहर आ जाते हैं और इस लड़की की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस धमाके से जय 3 कदम पीछे हटता है और वह लड़का राधे 1 कदम पीछे हटता है। जय के हाथ पर थोड़ा खून भी था, जिसे देखकर राहुल और शिल्पा के साथ साथ सभी हैरान हो जाते हैं। वे आभा से बता सकते थे कि जय मास्टर लेवल पर है और उसके सामने वाला योद्धा ग्रैंड मास्टर लेवल पर है, लेकिन फिर भी वह केवल छोटी सी खरोंच के साथ पीछे हुआ है और उसने उस ग्रैंड मास्टर को भी हल्का सा पीछे कर दिया है। राहुल और शिल्पा हैरान हो गए थे, लेकिन फिर भी इस राउंड में जय को नुकसान हुआ था, इसलिए वे कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे, जिस वजह से राहुल आगे आता है और कहता है, राधे तुम अपनी हद पार कर रहे हो, जय अभी तुमसे छोटा है और वह उस लेवल पर भी नहीं है। लेकिन जब वह ये कह रहा था उसकी नज़र राधे के हाथ पर जाती है, जहां पर एक दरार पड़ गई थी और उससे धीरे धीरे खून निकलना शुरू हो गया था। ये देखकर वही नहीं सारे लोग दंग रह जाते हैं और जय जो जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ से खून गायब हो जाता है, जो साफ दिखा रहा था कि वह खून उसका नहीं था। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।